जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज सोमवार है और तारीख है 14। अंशु पहलू आज नहीं आएगा, आपको पता है, क्योंकि लगातार शनिवार और रविवार को प्रोग्राम रहता है। लेकिन हमने कल आपसे अपनी बात में एक वादा करा था कि अब हमारा फोकस रहेगा वजीरपुर उपखंड पर। वजीरपुर उपखंड में कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, विकास कार्यों की क्या प्रगति है और कौन कौन से ऐसे विकास काम हैं जो वहाँ चल रहे हैं ग्राम पंचायतों में। क्योंकि इस समय कोविड की इस पैंडेमिक सिचुएशन से जब हम बाहर निकले तो बहुत सारे कामों पर विराम लग गया था। बहुत सारी समस्याएं थी जो ज़्यादा खड़ी हुई। जितना ब्यूरोक्रेट्स हमारे थे, जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी थे, वो सब उस कोविड की वजह से उन कामों में ज़्यादा लगे रहे और विकास के कार्यों में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हुआ कोविड की वजह से। लेकिन क्या कहना साहब, लोगों का जज्बा भी शानदार था और प्रशासन के कार्य भी शानदार रहे कि हमने बहुत तेज़ी से और जल्दी से मात दे दी कोविड को। लगभग ख़त्म सा है और अब सामान्य स्थिति होने जा रही है। तो अब विकास के कामों पर ज़्यादा फोकस रहेगा प्रशासनिक अधिकारियों का भी, और अब जो काम रुके हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं गति मिलने वाली है। वजीरपुर उपखंड की अगर बात की जाए तो लगभग 19 ग्राम पंचायतें यहाँ आती हैं। 2-3 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बड़ी हैं, जिन पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 बड़े थाने भी हैं जो कंट्रोल करते हैं क्राइम को। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने कल आपसे कहा था कि मैं बिल्कुल मुलाकात करवाऊंगा आपकी वजीरपुर के जो एसडीएम हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नरेंद्र जी से। और नरेंद्र सर से आपकी मुलाकात आज हम करवा रहे हैं। आपके जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं प्रशासनिक लेवल पर, वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास भेजें और मैं कोशिश करूंगा कि नरेंद्र सर उनका त्वरित जवाब भी दें। क्या समाधान हो सकता है वो भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा नरेंद्र सर को इनवाइट करना। नरेंद्र सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे साथ में, और आप लोग भी लगातार अब शेयर करते रहें इस खबर को। नरेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। थैंक यू अजय जी। नरेंद्र सर, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पदभार संभाले हुए? मैं यहाँ वजीरपुर में 11 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को लगभग 7-7.5 महीने हो गए यहाँ पे। अच्छा, जब आपने ज्वाइन किया था स्वाभाविक सी बात है कि पहले फेज से हम निकले ही थे कोविड के से, है ना, और उसके बाद स्थिति थोड़ी सामान्य भी हो गई थी। और इससे पहले कि आप कुछ और कर पाते, कुछ नए विकास कामों को गति दे पाते, फिर सेकंड फेज आ गया, यानी एकदम से विराम लग गया। कोरोना ने कितना इफेक्टिव किया है, कितना प्रभावित किया है विकास कार्यों को लेकर के, और प्रशासन को कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है? देखिए अजय जी, कोरोना ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। चाहे वो आप विकास कार्य की तरफ से देख लें, चाहे उनके स्वास्थ्य की तरफ देख लें, चाहे उनके रोजगार की तरफ देख लें, चाहे उनकी आजीविका की तरफ से देख लें, हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में प्रभावित किया है। और इसकी वजह से निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट सरकार चाह रही थी, हो सकता है उसमें थोड़ी ब्रेक लगा हो। कारण क्या है, सरकार का फोकस लोगों का जीवन बचाना ही पहला लक्ष्य हो गया। तो पहले लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने अपना सारे संसाधन इस कोरोना की तरफ लगा दिए, जिसकी वजह से जो दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला डेवलपमेंट था वो हो सकता है थोड़ा सा रुकावट आई हो। अच्छा नरेंद्र सर, पहले जब कोविड का सेकंड फेज आया, उससे पहले हमारे यहाँ की जो पीएससी है या सीएससी है ग्रामीण क्षेत्र की, उनकी स्थिति और अब की स्थिति, क्योंकि बहुत तेज़ी से चिकित्सा महकमे में बदलाव हुआ, सुविधाएं नहीं बनी हैं, तो अब स्थिति कितनी बढ़िया कह सकते हैं आप वजीरपुर उपखंड की जो सीएससी है या पीएससी जो हैं उनको लेकर के? देखिए अजय जी, हमारे वजीरपुर उपखंड में 3 सीएससी हैं और 4 पीएससी हैं। 3 सीएससी जिसमें वजीरपुर, खंडेप और पीलोदा हैं, और पीएससी में हमारे सेवा है, मीना बड़ौदा है, मैडी है और एक उदय खुर्द है। ये 4 हमारी पीएससी हैं। जब कोरोना शुरुआत हुई थी उस समय हमारे यहाँ काफ़ी संसाधनों की कमी थी। खासकर जो कोविड के लिए स्पेशल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन के लिमिटेड हमारे पास सिलेंडर थे, और जो दूसरे बेड व्यवस्था थी वो भी लिमिटेड थी। वैक्सीन हालांकि जैसे सरकार ने हमारे पास भेजी, उसको नियमित रूप से हमने लोगों में को वैक्सीनेशन करवाया है। कुछ दवाइयाँ जो सरकार ने हमको भेजी थी, वो दवाइयाँ भी शुरुआत में कम थी। बाद में जैसे जैसे कोविड आगे बढ़ता गया, सरकार ने उनकी व्यवस्था की। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं एक सीएससी और पीएससी में, वो ज़रूरतें कम, मतलब संसाधन कम थे, लेकिन
सरकार ने कोविड को देखते हुए हमारे यहाँ आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ, हमारे जो 3 CSC हैं, वजीरपुर, खंडीप और पीलोदा, तीनों में लगभग 20-20 तो ऑक्सीजन सिलेंडर आज के दिन उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ लगभग 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। हमारे पास 8-9 रेगुलेटर भी हैं। इसके अलावा जो दूसरे बेड हैं उनकी व्यवस्था पर्याप्त है। तो आज के दिन लगभग पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार की तरफ से या फिर किसी भी तरह की महामारी का इन फ्यूचर भी कोई प्रभाव आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बात है कि हेल्थ वाइज हम उतने तैयार थे ही नहीं, अचानक वो आया। लेकिन भामाशाहों का, लोगों का, सामाजिक संगठनों का बड़ा योगदान रहा। पीलोदा में है, खंडीप की हम बात कर लें, मोचा की बात कर लें, युवाओं ने आगे आए, गवर्नमेंट सर्वेंट जो वहाँ नौकरी करते थे उन्होंने अपना अंशदान दिया। इनसे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ और कितना सपोर्ट मिला प्रशासन को? देखिए अजय जी, हमारे पास जैसे जैसे कोरोना ने गति पकड़ी, उसी हिसाब से अचानक सरकार का प्रेशर आया कि पेशेंट जो बढ़ रहे हैं उनका त्वरित उनको इलाज मिलना चाहिए। तो शुरुआती जो स्टेज था लगभग अप्रैल का हम लास्ट वीक मान सकते हैं और मई का फर्स्ट वीक मान सकते हैं। उस समय बहुत ज़बरदस्त कोरोना के पेशेंट एक साथ आए और शुरुआत में हालांकि वजीरपुर क्षेत्र के जो पेशेंट थे उनका सामान्य मूवमेंट गंगापुर और सवाई माधोपुर की तरफ रहता है। तो शुरुआत में उनका मूवमेंट गंगापुर और सवाई माधोपुर की तरफ रहा। तो जैसे ही वहाँ हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ने लगी तो हमारे जो संसाधन थे वो भी हमने गंगापुर में शिफ्ट किए, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर थे, चाहे कोई मेडिसिन्स थी। तो संसाधन शुरुआत में, लेकिन बाद में जब हमको ये एहसास हुआ कि परिस्थिति इतनी भी भयंकर हो सकती है कि आपको भी वहाँ पेशेंटों को प्रॉपर देखभाल करनी पड़ सकती है, तो हमने तुरंत, हमारी 3 CSC थी, तीनों CSC पर 20-20 कोरोना बेड की व्यवस्था की, वहाँ 20-20 ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह की व्यवस्था की, जिसमें हमारे खंडीप के मैं हमारे युवा साथियों को, हमारे कर्मचारियों को, खंडीप वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रशासन का बहुत ही सहयोग किया और जिसमें उन्होंने सिलेंडरों की व्यवस्था करवाई, बेडों की व्यवस्था करवाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की व्यवस्था करवाई। यहाँ तक कि उनको ऐसा लगा कि हमारे क्षेत्र का कोई पेशेंट बीमार है और वो यहाँ से रेफ़र होने की स्थिति में है तो उन्होंने प्राइवेट व्हीकलों से भी उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का प्रयास किया। हाँ, पीलोदा में भी बिल्कुल इसी तरीके से पीलोदा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही। हालांकि पीलोदा में थोड़ा सी हमारे पास समस्या थी कि वहाँ जो CSC है वो पुराने भवन में चल रही है, तो वहाँ थोड़ा सा बिल्डिंग की हमारे पास समस्या थी। लेकिन फिर भी हमने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें हमने कोरोना वार्ड बनाया और बाद में जो पीलोदा के जो विकास समिति है उसने आगे बढ़कर हमारा सहयोग किया। तो उन्होंने भी हमको सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए, हमको बेड भी उपलब्ध करवाए, हमको जो दूसरे मास्क है, हमारे सैनिटाइज़र है, चाहे अन्य सुविधाएं जो भी थर्मल स्कैनर है, इस तरह की सारी सुविधाएं उन्होंने भी उपलब्ध करवाई। मैं जहां तक मानता हूं पीलोदा और खंडीप से हमें ज़्यादा भी नहीं तो 20-20 लाख रुपए की हमें सहायता मिली, चाहे वो सामान के रूप में मान लो, चाहे किसी संसाधन के रूप में मान लो। तो मैं दोनों के जो भी भामाशाह हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के मार्फत। देखिए, एक तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं नरेंद्र सर से टाइम लिया और बहुत सारी आपकी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हेल्थ वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा और हालात सुधरे, कुल मिलाकर के आगे अगर कैसी कोई पेंडेमिक सिचुएशन आती भी है तो हम अपने आप को अब इस क्षेत्र में कम से कम मजबूत मान सकते हैं। अब बात करते हैं क्राइम की। थानों की स्थिति क्या है और क्राइम की स्थिति क्या है? बड़े थाने कितने हैं और दबाव कितना है? एवरेज थाने हैं और क्राइम लेवल की बात करें तो दोनों ही रूरल एरिया के थाने हैं, लेकिन फिर भी क्राइम होता है। बीच बीच में हमारे पास भी शिकायतें आती है कि साहब स्मैक की काफ़ी जगह लोग स्मैक का सेवन करने लग गए, या फिर कोरोना के समय लॉकडाउन की प्रॉपर पालना नहीं कर रहे हैं, या फिर और भी बजरी वगैरह की शिकायतें आती हैं। तो जो भी शिकायतें आती हैं हम तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के साथ उस समस्या का समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। और यदि हमको लगता है कि कोई समस्या ऐसी है कि जो DYSP या SP साहब के नॉलेज में लानी चाहिए तो हम उनकी नॉलेज में लाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपराध कंट्रोल करने के लिए सब लोग मिलकर के एक बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है।
क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना सर, इसमें एक तो जैसा आप कह रहे हैं, एक तो नशे का कारोबार और एक वाहन चोरी की घटना है, ये बहुत तेज़ी से हो रही है। इस पर कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। देखिए, अपराध हालांकि बीच बीच में काफ़ी देखने को भी मिल रहे हैं। जैसे छोटी उदय में भी एक मर्डर हुआ था, हमारे वजीरपुर में भी एक बर्न केस हुआ था। तो अपराध तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमें लगता है हम उसके लिए पेट्रोलिंग भी बढ़ाते हैं पुलिस की। और यदि कोई ऐसा लगता है कि एक किसी शांति भंग की आशंका है तो हम 151 उनको जेल भी भेजने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ कोई बाल विवाह हो रहा है तो हम उसे भी तुरंत रोकने का प्रयास करते हैं। या फिर कोई दूसरी बुराइयां हैं, आप बता रहे हो वाहन चोर से संबंधित, वाहन चोर की भी कई घटनाएं हमारे पास आती हैं, तो उन पे भी हम दबिश दिलाते हैं पुलिस के मार्फत। तो प्रयास तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूर्णतः रोकने में अभी सफल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि लोगों में अवेयरनेस भी आए और इस तरह के क्राइम को छोड़कर अपना बिजनेस, अपना रोजगार कहीं दूसरे क्षेत्र में तलाशें, ताकि ये क्राइम कम हो। कुल मिलाकर ये है, देखिए लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, लोग अगर पुलिस का और प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो अपराधों पर लगाम लगाना मुश्किल काम है। दूसरी बात, हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि अगर हम ये सोच लें कि अपराध पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो ये संभव नहीं है। अच्छाइयाँ होंगी तो बुराइयाँ तो होंगी ही होंगी। कम किया जा सकता है, मगर अपराध जड़ से ख़त्म हो जाए इसकी संभावनाएं, इतिहास में तो कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ बिल्कुल अपराध ना हुए हों। तो अपराध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है समाज की। अच्छा, विकास कार्यों को लेकर के अगर नरेंद्र सर बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र पर अब सरकार का भी फोकस है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। प्रशासन भी अब ज़्यादातर फोकस जो कर रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है। कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जो वजीरपुर उपखंड के ग्राम पंचायतों के लेवल पर चल रही है इस समय? देखिए अजय जी, विकास की हम बात करें तो इस समय सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है रोज़गार की। और रोज़गार में नरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। नरेगा में हर ग्राम पंचायत में लगभग 300 से 400 की लेबर लग रही है, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे बीडीओ साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं। समय समय पर हम भी हमारी टीम बनाकर उनको चेक करवाते हैं। तो नरेगा सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि पानी को लेकर हम बात करें तो जल जीवन मिशन, जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहभागिता से ये योजनाएं चल रही हैं, इससे भी हमारे जहाँ जहाँ पानी की समस्याएं हैं, जिसमें बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, बडोली है, बड़ौदा है, खंडीप है, पीलोदा है, छोटी उदई है, ऐसी जगह में ये अभी सैंक्शन भी हुई हैं, मोचा में भी हुई हैं। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनमें एक साथ काफ़ी बड़ा अमाउंट सरकार द्वारा लगाया जा रहा है और इससे पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में ये जो पेयजल परियोजनाएं हैं ये चल रही हैं, इनका कार्य प्रगति पर है? हाँ बिल्कुल, इसका हमारे जो स्थानीय विधायक महोदय हैं उन्होंने उनके साथ मैं भी गया था जब बडोली, बड़ौदा और महोचा यहाँ उनका शिलान्यास किया गया था इन योजनाओं का, तो मैं भी उनके साथ था। तो ये योजनाओं में लगातार काम हो रहा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं। अच्छा, ये दूरगामी परिणाम इसके निकलेंगे क्योंकि वक्त लगेगा इन परियोजनाओं को कंप्लीट होने में। धीरे धीरे काम चल भी रहा है, पाइपलाइन भी डल गए, अभी पेच वर्क है या घर घर कनेक्शन है वो भी चल रहा है। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं सर जिनको इस योजना से नहीं जोड़ा गया, तो उनमें पानी के लिए क्या व्यवस्था है? उनमें भी त्राही त्राही मची हुई है पेयजल व्यवस्था को लेकर के कि साहब हमारे पास टैंकरों की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ विकल्प निकाला था लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसे गांव जो इस योजना से नहीं जुड़े हैं और उनको अगर पानी की समस्या है तो वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए अजय जी, अभी हालांकि चाहे इस जल जीवन मिशन से जुड़ गया है चाहे नहीं जुड़ा है, अभी क्योंकि पानी तो चालू हुआ ही नहीं है, इसलिए आज के दिन हमारे एरिया में लगभग 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां इस ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या आती है। तो वहां हमने टैंकर लगा रखे हैं, जैसे हमारे शारोली में टैंकर लगे हुए हैं, बडोली में लगे हुए हैं, इधर महानंदपुर डोडिया में लगे हुए हैं। तो वहाँ टैंकरों से हम लगातार सप्लाई कर रहे हैं और जितनी आवश्यकताएं हमें मिलती है फील्ड से हम तुरंत वहाँ टैंकर चालू करवा देते हैं। अच्छा, इनको लेकर के अगर शिकायतें आती है तो उनका भी त्वरित समाधान होता है? बिल्कुल, यदि टैंकरों की कोई शिकायत आती है तो हम पीएसडी के मार्फत उनका समाधान करते हैं।
तो कुल मिलाकर के अगर आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि हाँ वहाँ टैंकरों की आवश्यकता है या जितनी चाहिए उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो बेझिझक आप बताएं। और अब तो हम उम्मीद ये करेंगे कि अब हम सीधा रास्ता रखेंगे नरेंद्र सर से कि अगर इस क्षेत्र से कोई समस्या आती है तो मैं खुद नरेंद्र सर को उसके बारे में अवगत कराऊंगा, अपडेट दूंगा, ताकि देखिए मीडिया का काम है मीडियम का रोल अदा करना, माध्यम है हम ब्रिज का रोल अदा करते हैं, पुल का रोल जनता और प्रशासन के बीच। अच्छा, कई ग्राम पंचायतों से लगातार ये शिकायतें आती हैं। एक तो चारागाह पर भूमि जो है उस भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें बहुत आती हैं नरेंद्र सर। लोग अपने स्वार्थ के लिए इन गौ चारागाहों को ख़त्म करते जा रहे हैं, अवैध निर्माण उन पर कर लिया। इस तरह की शिकायतों, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे और इस तरह की शिकायतों का निवारण कैसे किया जा सकता है, कैसे कर रहे हैं आप लोग? देखिए अजय जी, चारागाहों पे अतिक्रमण की समस्याएं न केवल वजीरपुर की है बल्कि ये समस्याएं हो सकता है पूरे राजस्थान में ही। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई होती है तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको यूज़ ली जाए। तो अतिक्रमण की समस्याएं हमारे पास भी आती हैं। जहाँ जहाँ अतिक्रमण की समस्याएं आती हैं हम हमारे तहसीलदार के मार्फत पटवारियों को उसकी जानकारी के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए लिखते हैं। पटवारी मौके पे जाकर उसकी नाप तोल करके चेक करता है कि जो अतिक्रमण है वो सरकारी ज़मीन पे है या फिर किसी निजी खातेदारी पे। यदि सरकारी ज़मीन पर है तो वो जो हमारा पटवारियों का प्रपत्र है P14 उसके मार्फत 91 LR एक्ट की धारा 91 के तहत हम कार्रवाई करते हैं, जिससे कोर्ट के द्वारा उस अतिक्रमी को बेदखल भी किया जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है। और यहाँ तक कि यदि हमको लगता है कि ये ज़मीन महत्वपूर्ण है और ये व्यक्ति आदतन अतिक्रमी है तो उसको हम सज़ा भी करते हैं, उसको जेल भी भेज सकते हैं 3 महीने तक की। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो अब इस समय क्षेत्र में चल रहे हैं, उनको लेकर के लोग लगातार हमारे पास में भेजते भी हैं अपनी प्रॉब्लम्स। जैसे एक तो पीलोदा में काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है कि सर एक दिन में केवल 10 से 12 कनेक्शन ही ठेकेदार कर रहा है, फिर पेच वर्क भी नहीं हो रहा क्योंकि मानसून शुरू होने वाला है। बरसात से पहले जितने काम हम कर सकते हैं कर लें। दूसरा एक हमारे पास में आया है कि जीवली में कोई कर्मचारी है वो अवैध कनेक्शन खुद ही कर रहा है, जबकि वो खुद वाटर वर्क्स का कर्मचारी है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे ताकि आपके माध्यम से एक मैसेज उन लोगों तक पहुँचे और लोगों को राहत मिले? देखिए जी, आप बता रहे हो पीलोदा में कनेक्शनों की स्पीड स्लो है, तो हालांकि आपके मार्फत मेरे को जानकारी मिली है। मैं संबंधित ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों से इसके लिए जानकारी लेकर कोशिश करूंगा कि कनेक्शनों की स्पीड बढ़ाई जाए। बिल्कुल। और दूसरा आपके द्वारा बताया जीवली में कोई कार्मिक है जो इलीगल कनेक्शन दे रहा है, तो उसको भी मैं ट्रैश करके और उसकी जांच करवा के उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस तरह की इलीगल गतिविधि तो नहीं हो कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, बगड़ाई के लोगों का कहना है कि साहब पहले पानी की व्यवस्था थी, सरपंच ने अपने स्तर पर की, वहीं से चंबल की लाइन गुजर भी रही है। उन लोगों ने आपको एक एप्लीकेशन भी दी थी कि सर अगर सिर्फ बीच में से राइजिंग लाइन में से हमको कुछ दे दिया जाए कुओं के लिए पानी, तो शायद हमारी पानी की समस्या एट प्रेजेंट तो कम से कम उसका समाधान हो सकता है। क्या इस तरह के कुछ आइडियाज़ हैं जिन पर काम करके लोगों को राहत दी जा सकती है? देखिए जी, आप बता रहे हो कि जो राइजिंग लाइन है वो बगलाई से निकल रही है, लेकिन राइजिंग लाइन से कनेक्शन देना इतना संभव नहीं है जितना आप बता रहे हो, क्योंकि ये एक सिस्टम है और पानी की कैपेसिटी किस गांव में कितनी है इस चीज़ का पूरा सर्वे होता है। सर्वे के बाद यदि हमें लगता है कि यहाँ पानी का इसे जोड़ा जाना है तो उसके लिए प्रॉपर टैंक बनाया जाता है। टैंक के मार्फत फिर पानी की सप्लाई होगी। डायरेक्ट राइजिंग लाइन से पानी देना तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अपन अगर चाहे सरपंच वहाँ से अनुशंसा करे तो टैंकरों की व्यवस्था की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, यदि आप ऐसा हमको लगता है कि वहाँ पानी की कमी है तो टैंकरों की व्यवस्था तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही यदि हमको लगता है कि उस राइजिंग लाइन से वहाँ सप्लाई करनी है, हमारे पास एक्सेस पानी है, तो वहाँ बाकायदा हम टंकी बनवाएंगे और GLR के मार्फत पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसका भी सर्वे हम करवाएंगे। कुल मिलाकर के यह है कि बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ में नरेंद्र सर ये कह रहे हैं कि हाँ, जहाँ से समस्याएं आती हैं उनका समाधान होना भी चाहिए, और अगर कोई आइडिया दिमाग में निकलता है, कोई चीज़ आती है तो उसका समाधान भी किया जाना चाहिए। जीवली में नरेगा गाँव में धांधली है और लगभग हर गाँव में ये मामला चलता है।
तो नरेगा काम वैसे आजकल काफ़ी साफ़ सुथरा हो चुका है नरेगा का काम, और आजकल तो सारे ही काम लगभग ऑनलाइन हो गए नरेंद्र सर, तो ज़्यादा चीटिंग होती नहीं है। फिर भी आप लोग समय समय पर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं? देखिए, नरेगा का काम इसमें कोई शक नहीं है, ऑनलाइन है। पेमेंट लेबर का पूरा ऑनलाइन होता है, और यहाँ तक कि मटेरियल वगैरह का पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। लेकिन फिर भी मैंने लगभग यहाँ की सारी ग्राम पंचायतों में जाकर नरेगा भी चेक किया है, स्कूलें भी चेक किया है, यहाँ के कार्मिकों को भी चेक किया है, यहाँ के हॉस्पिटल, पीएससी, यहाँ के सब सेंटर, यहाँ के आयुर्वेदिक से सारे ऑफिसों को चेक किया है। तो नरेगा में मेरे को काफ़ी कुछ कमियां नज़र आई, जिसमें जो महत्वपूर्ण है कुछ जगह, चाहे वो हम मैट की कमी मान सकते हैं, चाहे हम सेक्रेटरी की कमी मान सकते हैं, चाहे वहाँ सरपंच की कमी मान सकते हैं। एक तो जो लेबर है वो लेबर संख्या में पूर्ण वहाँ मौके पे नहीं मिलती है। दूसरा, जो लेबर मिलती भी है तो उसके द्वारा मन से वास्तव में काम नहीं किया जाता। अगर आप पूरा पेमेंट लेना चाहते हो तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा। नरेगा में स्पष्ट डायरेक्शन है, सरकार जो नियम जो एक्ट लागू हुआ था उसमें स्पष्ट है, आप जितना काम करोगे आपका मेजरमेंट होगा, और पूरा दाम मेजरमेंट यदि पूरा है तो आपको पैसा पूरा मिलेगा। अक्सर मैंने देखा है कि नरेगा की जो मजदूरी है वो पूरी नहीं आ पाती। उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ के जो मजदूर हैं वो पूरा काम नहीं कर पा रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं सुपरविज़न की कमी है, और हम प्रयास कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में तो कम से कम हम उसको बढ़ाएंगे, और जहाँ कमियाँ हैं उनको सुधार करेंगे। बेबाक तरीके से बहुत सारे सवालों का जवाब नरेंद्र सर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ एक दर्शक ने और भेजी है, लगभग बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें अवैध हथियारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कट्टे, बंदूक, पता नहीं युवाओं के पास कहां से आ रहे हैं। देखिए अजय जी, ये तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि, क्योंकि मेरे सामने इस तरह की ना तो कोई घटना सामने आई, ना ही मेरे को किसी ने अवगत कराया कि कट्टे, बंदूक या कोई हथियार यहाँ सप्लाई हो रहे हैं। अगर फिर भी आपकी जानकारी में आया है तो मैं हमारे दोनों एसएचओ और जो डीवाईएसपी है उनकी नॉलेज में डालूंगा कि अगर इस तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में घट रही हैं तो उस पर निश्चित रूप से अवरोध लगना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा नरेंद्र सर, एक मेरी भी आपसे व्यक्तिगत बात है। शालोली की एक महिला है सर, और इनका मामला ऐसा है कि ये काफ़ी दर बाजे इन्होंने खटखटा लिए, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये क्या विधवा महिलाएं हैं, और महिला खाद्य सुरक्षा, मतलब खाद्य सुरक्षा से इनका नाम हट गया, मतलब 1.5-2 साल हो गए इनको नाम हटे हुए, और इनकी आजीविका का भी कोई साधन इनके पास में नहीं है, और ना ही इनको, जब खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है तो चिरंजीवी योजना का भी कोई लाभ इनको नहीं मिल पाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महिला के साथ में इंसाफ ज़रूर किया जाए, और अगर ये इनको वाकई में दरकार है तो इनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। बहुत लंबा टाइम हो गया सर इनको लगातार हमारे पास ये सूचना भेजते हुए। देखिए अजय जी, ऐसा नहीं है कि खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम नहीं है तो उसको चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। ये अगर पूरी करता कारण क्या है कि चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी योजना है। बिल्कुल, उसमें स्पष्ट जो सरकार ने निर्देश जारी किए हैं उसमें ये लिखा है खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम है वो तो ऑटोमेटिक ही उस योजना के पात्र व्यक्ति होंगे। बिल्कुल। और यदि किसी का नाम नहीं है खाद्य सुरक्षा में तो वो व्यक्ति संबंधित ई मित्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसको निश्चित रूप से जो चिरंजीवी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी के अलावा है सारे व्यक्तियों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। और यदि ऐसी कोई महिला है तो आप उसे या तो ई मित्र पर भेज दें या हमारे पास भेज दें, हम तुरंत उसका चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसको इसका लाभ दिलाएंगे। खाद्य सुरक्षा में जो आप कहना चाह रहे हो कि पहले जैसे नाम जुड़ते थे एसडीएम ऑफिस में, वो इस समय बंद है। वो शायद पिछले 1 साल से बंद है, जब से नरेगा ये जो कोविड में फ्री राशन आया था उसके बाद इसको बंद कर दिया था, रोक दिया था। तो उसी का अल्टरनेट है कि किसी को हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है तो वो चिरंजीवी योजना से लाभ उठा सकता है। अच्छा, आने वाले समय में उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसी खबर है कि साहब अब जल्दी से जल्दी वो पोर्टल खुलेगा ताकि वो नाम भी चढ़ें और फिर से एक बार वो शुरुआत हो। स्थिति अगर सामान्य हो जाती है तो उम्मीद है कि वो पोर्टल खुले और खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाएंगे नए सिरे से। ऐसी है कोई? देखिए, ये तो सरकार की पॉलिसी मैटर है। यदि सरकार को लगेगा कि उस पोर्टल को खोलने से लोगों को ज़्यादा फायदा होगा तो हो सकता है सरकार उसको चालू करेगी।
लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें नाम जुड़ाना आवश्यक नहीं है। उसके लिए चिरंजीवी योजना अल्टरनेट कम से कम राजस्थान में ये लागू कर दी, तो स्वास्थ्य के लिए अपने बीमार व्यक्ति का इलाज कराने के लिए उसमें नाम जोड़ना आवश्यक नहीं है। केवल राशन के लिए यदि कोई व्यक्ति है तो वो जब भी वो पोर्टल चालू होगा तब नाम जोड़ा जाएगा। चलिए अब बात करें अगर वजीरपुर कस्बे की। वजीरपुर कस्बे में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो दो चीज़ें प्रमुख रूप से निकल करके सामने आती हैं, एक तो जल भराव और दूसरा ये जो अतिक्रमण है हिंडौन वाला जो सड़क मार्ग है, ये तो आपके नोटिस में भी कई बार आया है कि जाम लग जाता है, घंटों जाम लगा रहता है। इसका क्या समाधान हो सकता है और लोग कैसे इसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण जो कर रखा है ना वो कहीं ना कहीं कोर्ट में खास का काम कर रहा है। देखिए अजय जी, ये सही बात है कि वजीरपुर में पानी की जो निकासी व्यवस्था है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। उसका कारण है कि एक तो वजीरपुर जो कस्बा बसा हुआ है वो काफ़ी सकड़ा कस्बा बसा हुआ है, और दूसरा जो ढलान है वो लगभग फ्लैट एरिया है, ज़्यादा तीव्र ढलान यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से जो नालियाँ हैं वो भी अक्सर मैंने देखा है भरी रहती हैं, और पानी को बाहर निकालने की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे ऑफिस के पीछे भी जो पार्ट है उसमें मैंने जब ज्वाइन किया था उस समय भरा रहता था। तो मैंने यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी को बुलाया और मैंने पहला प्रश्न ही उनसे ये कहा कि सबसे पहले तो ये जो पानी का भराव है इसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियाँ बढ़ती हैं, इससे गंदगी रहती है, बिल्कुल सड़ान आती है। तो उसका ये प्रभाव हुआ कि पूरी नालियाँ जो कम से कम रोड के दोनों साइड नालियाँ हैं वो पूरी साफ़ करवा दी, और इस पानी का निकास करके हमने इस पिलोदा रोड होते हुए ये पानी आगे जा रहा है। तो वर्तमान में इसका निकास है, लेकिन फिर भी इसका स्थायी निकास के लिए हमने जो हमारे रिडकोर है जहाँ से ये हमारा हाईवे बना हुआ है उनको भी मैंने लेटर लिखा है कि वजीरपुर में दोनों साइड नाले बनाए जाएं ताकि यहाँ के पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से निकासी हो। अच्छा, एक इसका यातायात की व्यवस्था भी निश्चित रूप से बहुत यहाँ का सकड़ा जो कस्बा है, यदि हम इसमें से अतिक्रमण हटाएंगे तो मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है वजीरपुर का पूरा बाजार ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। तो इसका अल्टरनेट हमने हमारे एमएलए साहब के मार्फत भी सरकार में भेजा हुआ है कि इसमें बाईपास बनना चाहिए, और बाईपास के लिए प्रयास जारी है, कागज़ भी चल रहे हैं, कुछ सर्वे भी हो चुका है, और वो कार्य प्रगति पर मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही बाईपास की भी हो सकता है वजीरपुर को सौगात मिले। बाईपास की सौगात अगर मिलती है वजीरपुर को तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जाम लगता है ना इससे कहीं ना कहीं निजात यहाँ के लोगों को मिल जाएगी। तो अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, और आप लोगों ने जो कमेंट्स वगैरह करे थे उनमें से जो सवाल हमने छांटे उनके जवाब भी नरेंद्र सर ने दिए हैं हमको। क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो प्रशासन का सहयोग करें और विकास जो है वो और तेज़ी से हो? लोगों के सहयोग के बिना ये संभव है भी नहीं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उपखंड क्षेत्र के लोगों को? देखिए, उपखंड क्षेत्र के सभी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले सभी शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि चाहे उनको सरकारी रोज़गार मिले या नहीं मिले, लेकिन एक काबिल इंसान और एक आदर्श इंसान बने, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना जीवन यापन कर सके। जो बुराइयां और कुछ ऐसे अवैध वर्क हैं उन चीज़ों से वो दूर रहें। प्रशासन से यदि उनको लगता है कोई नियमानुसार कोई काम है तो निश्चित रूप से प्रशासन के पास बेझिझक आएँ। हम निश्चित रूप से उनका सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुरंत उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका हम समाधान करें। तो इस तरीके से सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मैं तो यही उम्मीद करता हूं। किसी भी तरह का अनावश्यक एक दूसरे में विरोधाभास या अनावश्यक गतिविधियों में भाग कम से कम लें। अच्छा सर, कर्मचारी और जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे भी कहना बहुत ज़रूरी है। आपका एक मैसेज अगर उनको जाए कि फरियादी की फरियाद सुनी जाए, हो सके संभव तो उनका त्वरित समाधान हो। बाकी उनका जो व्यवहार है ना वो बहुत डिपेंड करता है सर। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं और कई जगह से इस तरह की बातें भी आती है, अरे साहब उसका व्यवहार ठीक नहीं था, चाहे वो कोई भी कर्मचारी या अधिकारी है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फरियादी को लेकर के वो कितने गंभीरता दिखाएं?
देखिए अजय जी, मैंने वजीरपुर में ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने पूरे ब्लॉक का एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसकी मैंने मीटिंग नहीं ली हो। और मीटिंग में मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपको जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है उसे आप निभाएं। आपके पास जो फरियादी आ रहा है आप उसको कम से कम प्रॉपर सुनें। हो सकता है आप पूरा सुनेंगे तो आप उसकी समस्या का सही समाधान नहीं कर पाओगे, तो कम से कम उसको रास्ता तो आप बता ही सकते हैं कि आपको इस रास्ते जाना है ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। और कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास आता है उससे पोलाइटली व्यवहार करें, अनावश्यक गाली गलौज या रूड व्यवहार नहीं करें, क्योंकि वो आपसे कुछ उम्मीद लेके आया है और आप उसकी उम्मीदों पर यदि पानी फेरते हो तो ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो मैं तो सभी कर्मचारियों से यही अपील करता हूँ, यही अनुरोध करता हूँ कि आपको भगवान ने इस लायक बनाया कि आपके पास कोई फरियादी आ रहा है तो आप उसे निराश न करें। यथासंभव उसकी जो भी समस्या है आपसे जितना बन सकता है, अगर आप समाधान नहीं करें तो उससे कम उसकी प्रॉपर बात को सुनकर उसको रास्ता तो ज़रूर बताएं। तो कुल मिलाकर के ये है कि वही चीज़ मुझे याद आ रही है कि बेकली बेखुदी बेबसी दे गया और कुछ नए तजुर्बे अजनबी दे गया। उसकी बातों में भी एक इंसाफ था और जाते जाते कितनी सौदागरी दे गया। नरेंद्र सर बहुत सारी उम्मीदें हैं और नरेंद्र सर युवा मन हैं, तो उम्मीद ये करते हैं कि नई आइडियोलॉजी के साथ हमें काम करेंगे, क्षेत्र को विकास को लेकर के हमेशा सक्रिय रहेंगे, कर्मचारियों के साथ में, जनता के साथ में इनका जो व्यवहार है वो हमेशा से अच्छा रहा है, लोग सराहना भी करते हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि वजीरपुर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें विकास के कामों में अब थोड़ी सी गति आएगी। अपनी समस्या को प्रॉपर तरीके से आप लिख करके अगर संबंधित अधिकारी के भेजेंगे तो मुझे ये पूरी उम्मीद है सर, हर अधिकारी आपकी बात को सुनेगा। मगर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपनी बात को किस तरीके से कहते हैं, किस तरीके से उनके सामने रखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप भी अधिकारी का सम्मान करें तो बेशक अधिकारी आपकी बातों को ज़रूर सुनेगा। तो नरेंद्र सर, हमको टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा आम आदमी की बातों को उठाता रहता है, आम आदमी के मुद्दों को उठाता रहता है। अधिकारियों तक जो बातें हैं वो हम पहुंचाते भी हैं, क्योंकि मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सर। जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में पुल का जो काम करता है मीडिया, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आगे हम भी आपसे जुड़े रहेंगे और जो भी ऐसी कोई समस्या आएगी तो मैं आपसे संपर्क ज़रूर करूंगा कि सर ये विकट समस्या है, इसको थोड़ा सा आप देखें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लगातार इसी तरह सक्रिय रहेंगे और जनता को राहत पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल अजय जी, धन्यवाद। आपने काफ़ी बातें कही और हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप जब चाहे आप हमारे ऑफिस में आएँ, जनता की समस्या लेके आएँ और हम उनका समाधान करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और इस तरह के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, इनसे बात करने में कहीं ना कहीं हमें भी गर्व महसूस होता है। और उम्मीद यही करेंगे इस तरह से तहसीलदार जी जो हैं अर्केश जी, उनसे भी मैं बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। और अब हमारा एक चीज़ और है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी सी गर्मी अगर कम हो जाए तो आने वाले कुछ दिनों में जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं या जहाँ ज़्यादा इश्यूज़ हैं उनमें भी हम जा कर के देखेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि समस्याओं का समाधान हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जनता का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है सर। अब वो टाइम चला गया जब हम हिंदुस्तान को सपेरों का देश कहा जाता था। अब तो हम 21वीं सदी का नया हिंदुस्तान बना रहे हैं, तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी उतनी महत्वपूर्ण है। दूसरों पर जब हम उंगली उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती हैं, वो हमें देखनी है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कल फिर अनछुए पहलू के साथ मिलेंगे, दिन भर की तमाम अपडेट लेकर के और भरतपुर संभाग की सभी खबरें देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।